नमस्कार। आज हम भारत की वास्तुकला के हजारों साल लंबे और बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है। ये हमारी बदलती सोच, हमारी आस्था, हमारे समाज का एक आईना है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। हम सिंधु घाटी की प्लानिंग से लेकर आज के दौर के डिजाइन्स तक देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम जो मुख्य पड़ाव हैं उन्हें समझें और ये भी कि वो क्यों इतने खास हैं। तो कहानी शुरू होती है लगभग 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता से। कमाल की बात है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर पूरी प्लानिंग के साथ बसाए गए थे। हाँ, वो तो है। सड़कें सीधी, सरल, वो चौकोर जाल जैसा होता है ना, ग्रिड पैटर्न, उसमें थी। और पानी निकासी का सिस्टम, वो तो आज भी मिसाल है। सोचिए, घरों में अपने कुएं और बाथरूम तक थे उस जमाने में। हाँ, और मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, वो जो विशाल स्नानागार है, वो सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी। शायद हो सकता है किसी सामुदायिक या धार्मिक आयोजन का केंद्र रहा हो। अच्छा, ये दिखाता है कि उस समाज में पानी और सफाई कितनी जरूरी मानी जाती थी। और वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, ये मजबूती और कारीगरी दोनों का सबूत है। हाँ, वो भी एक साइज की ईंटें। जी, एक स्टैंडर्ड साइज जो दिखाता है कि बड़े पैमाने पर निर्माण होता था। हड़प्पा की इस शहरी सोच के बाद वास्तुकला ने एक कह सकते हैं आध्यात्मिक मोड़ लिया। बौद्ध काल में सम्राट अशोक के समय बने स्तूप बहुत अहम है, जैसे सांची का स्तूप। हाँ, स्तूप यानी एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर जिसमें बुद्ध या किसी बड़े बौद्ध भिक्षु के वो अवशेष रखे जाते थे। और सांची स्तूप के तोरण द्वार, हाँ। जो गेटवे है, वो तो जैसे खुली किताब है। उन पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं। हाँ, मैंने देखी हैं तस्वीरें, कमाल हैं। वो सिर्फ सजावट नहीं थी, वो लोगों को धर्म समझाने का एक तरीका था। और इसी तरह अशोक स्तंभ जैसे सारनाथ वाला, जिस पर 4 शेर बने हैं, वो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। यही बात। ये दिखाता है कि कैसे आर्किटेक्चर के जरिए शासक अपने विचार और ताकत दिखाते थे। और हाँ, अजंता एलोरा की गुफाओं को कैसे भूल सकते हैं। अरे हाँ, पूरी की पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर और मठ बना देना, ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार ही था उस समय का। सही कहा। फिर आता है मध्यकाल, जिसे हम मंदिर वास्तुकला का सुनहरा दौर कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं। दक्षिण में द्रविड़ शैली, उत्तर में नागर और दक्कन में वेसर शैली, ये सब इसी दौर में पनपी। द्रविड़ मंदिरों में वो ऊंचे सजे हुए गोपुरम होते हैं, मंदिर परिसर के शानदार गेटवे जैसे। जी। तमिलनाडु का बृहदीश्वर मंदिर क्या जबरदस्त उदाहरण है। 11वीं सदी में बना, पूरा ग्रेनाइट से, और उसका शिखर वो लगभग 66 मीटर ऊंचा है। हाँ, और वहीं नागर शैली में क्या होता है, मुख्य देवता के स्थान यानी गर्भगृह के ऊपर एक लंबा घुमावदार शिखर होता है, जैसे वो आसमान की ओर इशारा कर रहा हो। अच्छा। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर देखिए, जो एक विशाल रथ के आकार में बना है, या फिर खजुराहो के मंदिर, जिनकी दीवारों पर जीवन के हर पहलू को उकेरा गया है। ये सब उस दौर की कल्पना, कारीगरी और दर्शन को दिखाते हैं। वाव। और वेसर शैली में इन दोनों का नागर और द्रविड़ का मिला-जुला रूप दिखता है, जैसे कर्नाटक में बादामी चालुक्यों के मंदिर। ठीक है। फिर 12वीं सदी के बाद इस्लामी वास्तुकला का असर दिखने लगता है। जी, बिल्कुल। इसमें मेहराब यानी आर्च, ऊंचे गुंबद यानी डोम और मीनारें ये खास पहचान है। दिल्ली का कुतुब मीनार देखिए, 73 मीटर ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा पत्थर का टावर। सही। और बेशक ताजमहल, वो अपनी बनावट की सिमेट्री यानी एकरूपता और पच्चीकारी। हाँ, पच्चीकारी। हाँ, यानी वो कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ने की अद्भुत कला है, उसके लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, वो तो है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, मुगल बागों का कॉन्सेप्ट, जिसे 4 बाग कहते हैं। ये बाग 4 हिस्सों में बटे होते थे, जिनमें पानी की नहरें बहती थीं। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, ये एक तरह से स्वर्ग की कल्पना को जमीन पर उतारने की कोशिश थी। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये दिखाता है कि कैसे वास्तुकला में प्रकृति को भी अहमियत दी गई थी। क्या बात है। फिर आया अंग्रेजों का दौर, और एक नई मिलीजुली शैली उभरी, जिसे इंडो यूरोपियन या इंडो सार्सेनिक कहते हैं। हाँ, इंडो सार्सेनिक। इसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण था। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हाँ, पहले विक्टोरिया टर्मिनस था। हाँ, वीटी,
हाँ, वीटी। वो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल का शानदार नमूना है, पर उसमें भारतीय मोटिफ भी दिखते हैं। सही। और आजादी के बाद जब नए भारत की नींव रखी जा रही थी तो वास्तुकला में भी नयापन आया। मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजिए, उन्होंने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया। हाँ, चंडीगढ़। वहां सुंदरता से ज्यादा जोर फंक्शनैलिटी पर था, मतलब इमारतें अपने काम के लिए कितनी सही हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ये आधुनिक भारत की सोच को दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब ये जो भारत की वास्तुकला है, ये सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों सालों का इतिहास है। लोगों की आस्था है, उनकी बदलती जरूरतें और सोच है। हड़प्पा की वो सटीक प्लानिंग से लेकर ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती और चंडीगढ़ की आधुनिक सादगी तक, सब कुछ इसमें शामिल है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल भी सामने लाती है, वो ये कि भविष्य में भारतीय वास्तुकला अपनी इतनी समृद्ध विरासत और दुनिया भर के जो नए ट्रेंड्स हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएगी। हाँ, ये अहम सवाल है। खास तौर पे जब पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी, मतलब टिकाऊपन जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो सिंधु घाटी की ईंटों से शुरू करके स्तूपों, मंदिरों, मकबरों, विक्टोरियन इमारतों से गुजरते हुए आज की इन हाईटेक बिल्डिंग्स तक, भारत की वास्तुकला का ये सफर तो देश के इतिहास और समाज के बदलाव का पूरा आईना है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, जैसे स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे पुरानी इमारतें हमें उस दौर के लोगों, उनकी सोच, उनकी मान्यताओं के बारे में बताती हैं। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि वास्तुकला कभी स्थिर नहीं रहती। हर दौर पिछली शैलियों से कुछ लेता है, अपनी जरूरतें और तकनीक जोड़ता है और उस समय के समाज, राजनीति और विचारों का आईना बन जाता है। तो इन स्रोतों के गहन विश्लेषण से ये साफ है कि भारत की वास्तुकला महज इमारतें खड़ी करना नहीं है, ये हजारों सालों की कहानी है। जी, ये कहानी हड़प्पा की प्लानिंग से लेकर सांची की नक्काशी, बृहदेश्वर की ऊंचाई से लेकर ताजमहल की नजाकत और चंडीगढ़ की आधुनिकता तक, हर ईंट कुछ कहती है। बिल्कुल। इन इमारतों के बनने और बदलने की कहानी को समझना असल में भारतीय सभ्यता और उसकी सोच के विकास को समझना है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, भविष्य में भारत की वास्तुकला कैसी होगी? हमारी आज की तकनीक, हमारी चुनौतियां और हमारी उम्मीदें आने वाले समय में बनने वाली इमारतें हमारी कहानी को कैसे बयां करेंगी और इस हजारों साल पुरानी विरासत में अपना पन्ना कैसे जोड़ेंगी।